नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। वादे के मुताबिक हमने आपको कहा था कि नरेंद्र मोदी के आसपास बैठने वाले वो तमाम लोग जिनके खिलाफ इस वक्त एक एजेंडा चलाया जा रहा है, हर दिन हम आपको उनके खिलाफ बताएंगे कैसे इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है ताकि उनको बदनाम किया जाए और इससे मोदी सरकार की छवि खराब हो। आपको हमने पिछले वीडियो में दिखाया था इस एपिसोड के, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे डीप स्टेट को एक टास्क मिला है CIA की तरफ से कि वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के आसपास बैठने वाले मंत्रियों को बदनाम करे, तोड़े, उनमें फूट पैदा करे। लेकिन आज हम एक नई कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें हम नितिन गडकरी साहब के बारे में बताएंगे, जिनको हाल ही में टारगेट किया गया इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। आपने देखा होगा कि उनके बेटों का नाम घसीटा गया और घसीटकर ये साबित करने की कोशिश की गई, जिसमें बड़े बड़े एंकर, न्यूज़ एंकर, जिसमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, सबको शामिल किया गया। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर नैरेटिव चला नितिन गडकरी के खिलाफ। अब ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ बहुत गहरे तथ्य आने वाले हैं। बहुत डीप रिसर्च के बाद हम कुछ फैक्ट लेकर आए हैं आपके लिए, जो पंकज के पास है। पंकज, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इथेनॉल का जो खेल बताया गया, जो दुनिया के सामने पेश किया गया कि नितिन गडकरी इसलिए इथेनॉल पर जोर दे रहे थे क्योंकि उनके बेटे भी खुद इथेनॉल की फैक्ट्री चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, और वो अपने बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। इसकी सच्चाई क्या है? एक फेमस सेइंग है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कि जब आप ऑयल माफिया के खिलाफ लड़ते हैं ना, दे डोंट हिट योर पॉलिसी बट दे हिट योर फैमिली। ये फेमस कोट है। नितिन गडकरी ने इंटरनेशनल ऑयल माफिया से पंगा ले लिया और इस तरह लिया कि उन्होंने ये डिसाइड किया, मोदी सरकार ने ये डिसाइड किया एज ए पॉलिसी मैटर कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे। ये शुरुआत में, अब एक एक करके मैं कहानी खोलता हूं आपके सामने। इथेनॉल ब्लेंडिंग का फैसला गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और ये भारत के सारे ऑटोमोबाइल जेंट्स के साथ, जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उन सब के साथ मिलकर ली गई थी। 2017 में इस बात का फैसला हुआ था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाएगा। उसके बाद कई तरह की टेस्टिंग हुई, जिसमें ARI टेस्टिंग वगैरह सब कुछ किया गया। उसके बाद सारी कंपनियों के साथ अब तक 7 बार बैठक हो चुकी है। 7 बार 2017 से किसी भी कंपनी ने एक भी शिकायत नहीं की कि इससे हमारे इंजन के एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है या किस तरह का कुछ होता है, हमें कुछ नुकसान है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जितनी टेस्टिंग एजेंसी थी, आज भी नितिन गडकरी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब भी पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग हो तो वो पूरे चेक प्रोसेस से होकर गुजरे। 3 तरह की टेस्टिंग होती है अलग अलग लैब में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल ईंधन की क्वालिटी पे कोई फर्क पड़ जाए। उसमें सबसे बड़ी टेस्टिंग है AIRI टेस्टिंग है। मैं चाहता हूं कि जो भी दर्शक ये देख रहे हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद कितने तरह की टेस्टिंग की जाती है, गूगल में आप सर्च कीजिए, ये मिल जाएगा। और उस टेस्टिंग प्रक्रिया के बाद भी होता है। इसलिए ये अफवाह में मत फंसिए कि अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल मिल जाएगा तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी या कम माइलेज देने लगेगी। मतलब है ये? उसमें BIS और आप जो बता रहे हैं BIS और ARAI स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, जो आप कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिना टेस्टिंग के ये आम ग्राहकों तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। और ये आपको क्या लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, महिंद्रा, क्या क्या नहीं, सब ये सब कंपनियां हैं, ये लोग अपनी गाड़ी को खराब होने के लिए पेट्रोल वो हंगामा नहीं करती, वो प्रोटेस्ट नहीं करती। तो ये बात है। अब आते हैं मूल सवाल की ओर। एक अफवाह यह फैलाया गया कि नितिन गडकरी के बेटे की एक इथेनॉल कंपनी है और इस वजह से नितिन गडकरी वो पॉलिसी लेकर आए। अब मैं आपको एक हार्ड फैक्ट्स रखता हूं। मैंने गवर्नमेंट सोर्सेज से, जो ग्रोक है उससे, और इंटरनेशनल एजेंसी जो कि इथेनॉल पे काम कर रहे हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि भारत की टॉप इथेनॉल कंपनियां कौन कौन सी हैं। आप हमें टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट दो जो कि
पेट्रोलियम कंपनीज को सप्लाई करती हैं इथेनॉल, ताकि ये पेट्रोल वगैरह में इसका ब्लेंडिंग हो सके। अब मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, दर्शक चाहे तो ये फैक्ट चेक कर सकते हैं खुद से जाकर कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। भारत की सबसे बड़ी इथेनॉल कंपनी है बलरामपुर चीनी मिल्स। दूसरे नंबर की है श्री रेणुका शुगर। तीसरे नंबर की है EID पैरी, PARRY। चौथे नंबर की है त्रिवेणी इंजीनियरिंग और पांचवें नंबर की है बजाज हिंदुस्तान। ये टॉप 5 में कोई भी कंपनी नितिन गडकरी या उससे कोई मतलब नहीं। भारत में, अब दूसरा फैक्ट सुनिए, भारत में टोटल कितने इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है पर ईयर? 9.7 बिलियन लीटर्स। बिलियन लीटर्स, 9.7 बिलियन लीटर्स। ये 2025 के USDA के आंकड़े हैं ये, ठीक है। सियान एग्रो, जो कि नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी बताई जा रही, वो टॉप 20 में नहीं है। अच्छा, और एक और कंपनी जो कि दूसरे बेटे के बारे में बताया जा रहा है, मानस एग्रो, वो भी टॉप 20 में नहीं है। अब और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, चूंकि मैंने कहा है, मैंने कसम खाई कि सिर्फ आज फैक्ट्स बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। टॉप 20 में कंपनी है, इसके बावजूद उस कंपनी में, सियान एग्रो में, पता है नितिन गडकरी के बेटे का कितना शेयर है? 0.5%। तो एक तो इथेनॉल बनाने वाली टॉप कंपनी नहीं है, और टॉप कंपनी नहीं होने के उस कंपनी में भी 0.5% शेयर है। मतलब 1% का भी आधी हिस्सेदारी है उनकी, लेकिन उनको बना ऐसा दिया गया जैसे किंगपिन वही है, पूरा वही साम्राज्य वही चला रहे हैं। गया। हाँ, ऐसा शो किया गया। ये फैक्ट्स है। अब मैं एक और फैक्ट्स आपको बता रहा हूं, और बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बांग्लादेशी ट्रोल फॉर्म को CIA ने ये पैसा दिया है, और हमने उसमें बताया था कि 6 ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में अलग अलग कर रही हैं। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं, जो कि ये इंटरनेशनल मैगजीन से मैं उठा रहा हूं, वर्ड बाय वर्ड। नितिन गडकरी की वजह से ही इज एन आर्किटेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये लाइन लिखता है वो, कि नितिन गडकरी आर्किटेक्ट हैं इंडिया के बदलाव में, फ्रॉम बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास हाईवेज टू इथेनॉल रिवॉल्यूशन टू वाटरवेज इन गंगा। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने एक बूम दिया है। इस वजह से पावरफुल ऑयल कार्टेल्स इनसे नाराज हैं। ये मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, आप ये टाइप कर लीजिएगा, सिर्फ 3 वर्ड, नितिन गडकरी, ऑयल कार्टेल्स, ये 2 वर्ड, आपको सारी कहानी मिल जाएगी। ये सच्चाई है। अब ये वही आर्टिकल कहता है कि एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, क्योंकि दुनिया की जो पावरफुल ऑयल लॉबी थी, ऑयल माफिया शब्द का इस्तेमाल करता है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि 9.7 बिलियन लीटर्स इथेनॉल मिला के बेच दिया जाए, यानी इतने का सीधे कच्चे तेल का डायरेक्ट नुकसान। 9.7 बिलियन अगर नुकसान है बैरल का, तो आप समझिए कि कितने पैसे का नुकसान होगा उनको। और जब इतने पैसे का ऑयल माफिया को नुकसान है, तो वो इस पॉलिसी को चेंज कराने के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। जस्ट कंपेयर कीजिए। आपको क्या लगता है कि वो अपने धंधे पे लात मारकर उसके पेट पे लात पड़ी है और चुपचाप बैठे हैं? दिस इज कॉल्ड हिट जॉब। और ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, ब्राजील में सेम यही हुआ। मुझे एक चीज बताइए, हमने थोड़ी देर पहले वो डेटा भी दिखाया जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, लेकिन जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बदनाम करने के लिए जब भारत में ये सारा खेल चल रहा था, तब बांग्लादेश के कुछ कंपनियां बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी दिखा रही थी। वो ऐसी कंपनियां थी जो PR का काम करती हैं, और उन कंपनियों को कहीं से ये टारगेट मिला था कि आपको इस मिनिस्टर के खिलाफ ऐसी ऐसी चीज़ें प्लान करनी है। और कई बार ऐसे शैडो अकाउंट बनाए गए, कुछ ऐसे अकाउंट बनाए गए जो फेक थे, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनका नाम हिंदू भारतीयों से जोड़ कर रखा गया, जिससे भारत के लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि हाँ, ये भारत के लोग ही कर रहे हैं। क्या उस रिपोर्ट में क्या सच्चाई है, ज़रा वो भी मैं समझना चाहता हूँ आपसे। और देखिए, एक चीज और है, एल्गोरिथम चेंज किया गया। आप हो, मैं हो, या कोई भी भारत का लोग अगर सर्च कर रहा है ना,
ट्विटर वगैरह में, तो ये खबर प्रायोरिटी पे आ रही है और बार बार आ रही है, ताकि लोगों को लगे कि ये खबर तो सही है, नितिन गडकरी का बेटा इथेनॉल माफिया है और उसकी वजह से ये पूरी पॉलिसी है। इस तरह का लैंग्वेज है उनका। तो ये इसको जिस कंपनी के बारे में आप कंपनी बोल रहे हैं ना, उनको ट्रोल फॉर्म बोलते हैं, FIRM, बांग्लादेशी ट्रोल फॉर्म। एक बार आप टाइप करके देख लीजिए, या फिर ट्रोल फॉर्म क्या होता है, चाइनीज इसका कैसे इस्तेमाल करें, इसके बारे में पता कर लीजिए, आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी। वो कैसे काम करते हैं पता है? एक आदमी बैठा हुआ है, मान लिया फॉर एग्जांपल शंघाई में, उसने एक क्लिक किया, उसी की कंपनी में 1000 स्क्रीन लगे हुए हैं, वो 1000 स्क्रीन पे फ्लैश हुआ और इस 1000 से एक एक मोबाइल से 10,000 फ्लैश हुआ। इसको कहते हैं ट्रोल फॉर्म, या ट्रोलिंग करना हो तो ट्रोल फॉर्म करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव इस तरह है, इसको कहते हैं साइबर फार्मिंग। ये शब्द है, चाइना साइबर फार्मिंग या चाइना सोशल मीडिया फार्मिंग, इस तरह आप टाइप करके देखिए तो पूरे विजुअल्स वगैरह सब आने शुरू हो जाएंगे। तो उसी तरह का फॉर्म ये 6 कंपनियां हैं बांग्लादेश में जो ये काम कर रही है, उनको ये जॉब मिला। और वहां से चूंकि भारत मेन टारगेट था, तो यहां के आपका एल्गोरिथम चेंज करके आया और फिर वहां से भारत के लोगों ने उठाया और शिकायतें क्या की पता है? हमारे गाड़ी की माइलेज कम हो गई है, हमारा गाड़ी का परफॉर्मेंस खराब हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। एक भी भारत की ऑटो कंपनी ने एक भी इस बात की पुष्टि नहीं की है। लेकिन चूंकि भारत में तो पता है ना कि कौवा कान ले गया, तो सब कौवा ढूंढ रहे हैं, अपना कान कोई चेक ही नहीं कर रहा है। तो ये है कहानी, और इसे कहते हैं हिट जॉब, कॉर्पोरेट हिट जॉब। जिस तरह अडानी के लिए हिंडनबर्ग क्रिएट किया गया, देखिए जिस तरह मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, नितिन गडकरी भी हिट जॉब के शिकार है। एक ट्रेंड बताना चाहता हूं। नितिन गडकरी के खिलाफ या उनके बेटों के खिलाफ जब ये खबर प्लांट की गई थी भारत में, तो आपको ये डायरेक्ट नहीं बताया गया। डायरेक्ट इसलिए नहीं बताया गया कि ये आपकी मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी को हिट नहीं करती। आप इसको भूल जाते कि चलो मंत्री पर आरोप लग रहा है, मोदी सरकार के मंत्री पर आरोप लग रहा है, ये आरोप ऐसे ही लगाते रहते हैं विपक्ष वाले, आप उसको इनकार कर जाते। इसलिए पता है क्या लाइन पकड़ी गई? लाइन समझिएगा, एक ग्राफ बनाया गया, ग्राफ में दिखाया गया कि 17 करोड़ से लेकर 520 करोड़ रुपए का सफ़र सिर्फ 1 साल में तय किया एक व्यक्ति ने। तो आपके दिमाग में ये बात हिट करती है, आपके दिमाग में ये बात तुरंत मतलब एक तरीके से अटैक करेगी कि 17 करोड़ से 520 करोड़, 520 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट होता है। 17 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कई लोग तो पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा पाते हैं। बहुत लोग, हिंदुस्तान की कम से कम 70% आबादी तो इतना नहीं कमा पाएगी जो अभी स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर ये बताइए कि ये करने वाले लोग बांग्लादेश में बैठे हुए थे। बांग्लादेश की ये ट्रोल फॉर्म थी जो वहाँ से ऑपरेट कर रही थी। पंकज जी के पास कुछ और जानकारी। जी पंकज जी। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एक और महानुभाव थे जिन्होंने गडकरी के खिलाफ, उनके एनजीओ के खिलाफ इसी तरह का हिट जॉब चलाया था। वो टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग था। वो उनके बारे में भी आरोप लगता रहा है कि वो डीप स्टेट वगैरह सपोर्ट फाउंडेशन से जुड़े वगैरह। उन्होंने भी अपने कार्यकाल में, मतलब जब वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने गडकरी को हिट किया था उनके एनजीओ को लेकर। बाद में जांच में जब कोई तथ्य सामने नहीं आया तो ये मामला गया कोर्ट, और कोर्ट गया तो वो क्रांतिकारी जो कि किसी के इशारे पर नितिन गडकरी की छवि खराब करना चाहते थे, एनजीओ का नाम लेके उन्होंने बाकायदा कोर्ट में माफी मांगी और उसके बाद तौबा कर लिया कि नितिन गडकरी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। मैं जिस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं उस शख्स से भारत भरी भांति परिचित है, इसलिए मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं एक और फैक्ट बताता हूं। ये जितने नितिन गडकरी कोई एक दिन नहीं बने। नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के लोग जब वहां रोड मंत्री थे तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के लिए जानते हैं, उनको फ्लाईओवर्स के लिए जानते हैं। उसके बाद जब केंद्र में आए तो इनका 30 साल का सार्वजनिक जीवन, 30 साल में एक भी आरोप नहीं लगता है। और जब अमेरिका के साथ संबंध खराब होते हैं तब इन पे आरोप लगते हैं। वजह है और इनका परिवार, हमने कल के वीडियो में जी हाँ खत्म कर लीजिए। इनका परिवार पहले से ही धनाढ्य बिजनेसमैन परिवार है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में आके पैसे कमाए हैं। और इनके जितने धंधे हैं ना, जैसे आप विदर्भा के किसानों के लिए जो कर रहे हैं,
आप जाके इनका काम देखिए, वहां तक पता चलेगा ये 17 करोड़, ये तो 1700 करोड़ का काम होना चाहिए था ये सब मिला के। ये है तो जिसको पता नहीं, जिसको वन लाइनर चाहिए पंच, तो उसके लिए तो बस इंटरेस्टिंग है, लेकिन इतना जान जाइए कि आज तक एक दाग कोई नहीं लगा सका, और जिसने दाग लगाने की कोशिश की उसने कोर्ट में माफी मांगा। हमने कल के वीडियो में बताया था कि कैसे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सड़कों का जाल बिछा, यहां तक कि पूर्वोत्तर में जिस हिस्से में लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि कभी सड़क बन पाएगी, उस हिस्से में सड़क बन गई, और उस सड़क की कनेक्टिविटी NH से हो गई, यानी नेशनल हाईवे से हो गई। भारत की ये उपलब्धि कुछ लोगों को पच नहीं रही है, और शायद इसी वजह से नितिन गडकरी के खिलाफ वो ये प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। जी, आखिरी लाइन, वाजपेयी जी के जमाने में पर डे 11 किलोमीटर हाईवे बना करते थे। मनमोहन सिंह आए तो उम्मीद थी कि ये 20 किलोमीटर तक ले जाएंगे कि पर डे, मनमोहन सिंह ने उसे कम कर दिया। मोदी सरकार आई तो बढ़ते बढ़ते आज हिंदुस्तान में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं। ये फैक्ट है। इसीलिए इतने सारे हाईवे, आज भारत के रोड देखिए और आज से 10 साल पहले की सड़कों का कंपैरिजन कीजिए, आम लोग करें, आप बताइए कि 10 साल पहले कैसी थी, आज कैसी है। कितने पुल पुलिये बने, ब्रह्मपुत्र नदी पे ब्रिज, गंगा नदी पे 4 ब्रिज, एक एक राज्य। आप बताइए, ये कहते हैं ना कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं, आप जो करो, मैं रोड तो लंदन की तरह दूंगा, वर्ल्ड क्लास रोड है। तो वर्ल्ड क्लास रोड ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है, और उस परिश्रम करने वाले को वो दुश्मन बदनाम करते हैं जो भारत की तरक्की से जल रहे हैं। इसलिए द मैन हु ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इनके बारे में शीर्षक से छापा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों, कुल मिलाकर साफ है कि मोदी सरकार को बदनाम कर दो। पहले तो नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया, जब वो काम सक्सेस नहीं हो पाया, तब अब नरेंद्र मोदी के मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी के साथ उठने बैठने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। तो इस हिसाब से ये पूरी मतलब एक तरीके से पॉलिसी बना ली है कुछ लोगों ने। हम कल फिर किसी नए मंत्री के बारे में बताएंगे। कल हम अजित डोवाल साहब के बारे में बताएंगे। अजित डोवाल साहब मोदी सरकार में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और आपको पता ही है कि कैसे उनके दौर में चीन भी भारत से कांपता है, और पाकिस्तान भी कांपता है। भारत के जितने दुश्मन हैं वो अपने आप को समेट रहे हैं। जब तक उनको लगता है कि जब तक डोवाल साहब हैं तब तक उधर आंख उठाकर मत देखो। तो डोवाल साहब को कैसे बदनाम किया गया, कल हम आपको वो कहानी बताएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में अभी तक जो भी फैक्ट आपने सुने हैं, आपका जो भी कहना है, जो भी आपकी राय हो, हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।